हेलो स्टूडेंट्स। हम आज मानव भूगोल का विषय क्षेत्र समझने के बाद अब विकास को समझ रहे हैं। मानव भूगोल का विकास पृथ्वी की सतह पर पर्यावरण के साथ अनुकूलन व समायोजन की प्रक्रिया तथा इसका रूपांतरण मानव के अभ्युदय के साथ ही आरंभ हो गया था। यानी जब इस पृथ्वी पर मानव ने जन्म लिया और इस पर्यावरण के साथ में उसने अनुकूलन किया, समायोजन स्थापित किया, उसी समय मानव का विकास शुरू हो गया था। अध्ययन की दृष्टि से मानव भूगोल के विकास को 3 युगों में विभक्त किया जाता है। यानी अगर हम मानव भूगोल का विकास पढ़ते हैं तो अध्ययन के दृष्टिकोण से हम इस विकास को 3 युगों में विभक्त करते हैं। इसमें से सबसे पहला आता है प्राचीन काल। प्राचीन काल में विभिन्न समाजों के बीच अन्योन्य क्रिया न्यून थी। यानी प्राचीन काल की अगर बात की जाए तो प्राचीन काल के अंदर समाजों के अंदर जो मानव की क्रिया थी वो बिल्कुल कम या हम उसे न्यून कह सकते हैं। एक दूसरे के बारे में ज्ञान सीमित था। यानी लोग जो प्राचीन काल में इस समाज में रह रहे थे वह मानव आपस में कोई जानकारी नहीं रखता था। एक दूसरे का ज्ञान बहुत सीमित था। तकनीकी विकास का स्तर निम्न था। यानी अगर हम प्राचीन काल की बात करें तो प्राचीन काल में कोई तकनीकी विकास नहीं हुआ था। चारों तरफ प्राकृतिक वातावरण की छाप थी। यानी जिधर देखो उधर केवल प्रकृति के अलावा हमें अभी और कुछ भी नज़र नहीं आता था, क्योंकि मानव ने प्राचीन काल में कोई विकास किया ही नहीं था। केवल एक अनुकूलन करके और अपना समायोजन कर एडजस्टमेंट कर वह उस वातावरण में रहने लगा ही था। इसीलिए न उस समय हमें तकनीकी ज्ञान देखने को मिलता है और न ही कोई विकास, केवल प्राकृतिक वातावरण ही देखने को मिलता था। भारत, चीन, मिस्र, यूनान व रोम की प्राचीन सभ्यताओं के लोग प्राकृतिक शक्तियों के प्रभाव को मानते थे। यानी अगर हम भारत, चीन, मिस्र, यूनान और रोम की बात करें तो यहाँ पर जो सभ्यताएं पनपी, चलो मैं इसको समझाने से पहले आपको एक चीज़ समझाना चाहूँगी कि जो हमने 9th क्लास में जैसे प्राचीन सभ्यताओं का अध्ययन किया था तो उसमें आपने भारत के अंदर भारत की सभ्यता को पढ़ा है। चीन, मिस्र, यूनान की सभ्यता का अध्ययन भी हमने वहाँ किया है। तो सबसे पहले हम ये मानव का विकास उन सभ्यताओं में पढ़ते हैं। तो उन सभ्यताओं को पढ़ने के बाद में हमें पता चला कि उन सभ्यताओं का विकास जो है प्राचीन काल में ही हुआ। तो इसलिए यहाँ कुछ देशों के नाम आ रहे हैं। भारत, चीन, मिस्र, यूनान व रोम की प्राचीन सभ्यताओं के लोग प्राकृतिक शक्तियों के प्रभाव को मानते थे। अर्थात यहाँ कहने का तात्पर्य यह है कि ये जो 5 देशों के 5 क्षेत्रों के नाम आए हैं, यहाँ पर जो लोग निवास करते थे, इन भारत, चीन, मिस्र, यूनान और रोम के अंदर रहने वाले लोग प्राकृतिक शक्तियों के प्रभाव को मानते थे। यानी उनके लिए प्रकृति ही पूजनीय मानी जाती थी। वो प्रकृति में ही अपना विश्वास रखते थे। मैंने आपको अभी बताया कि भारत, चीन, मिस्र, यूनान और रोम के लोग प्राकृतिक शक्तियों के अंदर विश्वास रखते थे। वेदों में सूर्य, वायु, अग्नि, जल, वर्षा आदि प्राकृतिक तत्वों को देवता मानकर पूजा अर्चना की जाती थी।
तो अगर यहाँ वेदों को हम समझें, वेद आपको पता है कि प्राचीन काल में 4 वेदों को लिखा गया है। तो उन वेदों के अंदर सूर्य, वायु, अग्नि, जल, वर्षा, इन प्राकृतिक स्रोतों के बारे में हमें चर्चा मिलती है। और वहाँ पर प्राचीन काल में प्रकृति ही पूजनीय थी, प्रकृति ही सर्वोपरि थी, प्राकृतिक वातावरण ही उनके लिए सब कुछ था। इसीलिए वे लोग प्राचीन काल के मानव सूर्य, वायु, अग्नि, जल, वर्षा आदि प्राकृतिक तत्वों को देवता मानते थे और उनकी पूजा अर्चना करते थे। और जो लोग वेदों के समर्थक हैं वो आज भी इन शक्तियों की पूजा उपासना करते हैं। यूनानी दार्शनिक थेल्स व एनेक्सिमेंडर ने जलवायु परिवर्तन व मानव समाजों का वर्णन किया है। यहाँ कुछ यूनानी दार्शनिकों के नाम आए हैं। थेल्स, एनेक्सिमेंडर, इन्होंने भी वनस्पति मानव समाज का वर्णन यहाँ पर किया है। अरस्तु ने वातावरण के प्रभाव की वजह से ठंडे प्रदेशों के मानव को बहादुर परंतु चिंतन में कमजोर बताया। यहाँ एक अरस्तु की उदाहरण आती है। अरस्तु महोदय हमें कहते हैं कि जो लोग ठंडे प्रदेशों में, शीत प्रदेशों में रहते हैं, वहाँ के लोग बहुत बहादुर होते हैं, लेकिन सोचने की शक्ति उनकी बहुत ही क्षीण, कमज़ोर होती है। इसकी तुलना उन्होंने ठंडे क्षेत्रों की तुलना गर्म क्षेत्रों से की है। तो वह बताते हैं जबकि एशिया के लोगों को सुस्त परंतु चिंतनशील बताया। देखिए, ठंडे क्षेत्र के लोग बहादुर हैं और चिंतन में कमज़ोर है, लेकिन जो ग्रीष्म क्षेत्र है, जो हमारा गर्म क्षेत्र है एशिया वाला, तो एशिया के लोग बहुत सुस्त होते हैं। सुस्त इसलिए होते हैं क्योंकि वहाँ गर्मी पड़ती है, तो सुस्ती अपने आप आती है वहाँ, उसमें उनका कोई दोष नहीं। तो वहाँ के लोग होते तो सुस्त हैं, यानी कार्य करने की जो गति होती है उनकी कम होती है, लेकिन वो जो सोचते हैं वो सोचने की शक्ति बहुत ज़्यादा उनकी पावरफुल होती है। तो वो लोग सुस्त होते हैं और चिंतनशील बहुत ज़्यादा होते हैं। इतिहासकार हेरोडोटस ने घुमक्कड़ जातियों तथा स्थायी कृषक जातियों के जीवन पर वातावरण के प्रभाव का उल्लेख किया। अब एक इतिहासकार का नाम यहाँ आता है हेरोडोटस। अब जो भी घुमक्कड़ जातियाँ थी, जो स्थायी कृषक जातियाँ थी, यानी कुछ लोग उस समय में घुमक्कड़ यानी घूम घूम कर अपना जीवन व्यतीत करते थे, और कुछ कृषक ऐसे थे जो स्थायी रूप से रहते थे। तो दोनों ही जातियों के ऊपर इस वातावरण का प्रभाव है, ऐसा हेरोडोटस कहते हैं। हिकेटियस ने विश्व के बारे में उपलब्ध भौगोलिक ज्ञान को व्यवस्थित रूप में रखने के कारण उन्हें भूगोल का जनक कहा जाता है। अब यह बोर्ड कक्षा में बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ आपके सामने आई है कि भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। बोर्ड परीक्षाओं में कई बार पूछा गया प्रश्न है, आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, इसीलिए यहाँ मैंने हाईलाइट कर रखा है, ताकि आप जैसे देखें तो आपका ध्यान यहाँ जाए कि ये क्या लिखा हुआ है। तो ये प्रश्न आपको याद करना है कि भूगोल का जनक किसे कहते हैं, हिकेटियस को। तो यहाँ भूगोल का जनक बताया गया है हिकेटियस को। स्ट्रेबो व एक मिनट में आपको ये बताना रह गया कि हिकेटियस ने क्या कहा था। तो इनका, हिकेटियस का कहना है कि विश्व के बारे में उपलब्ध भौगोलिक ज्ञान को व्यवस्थित रूप में रखने के कारण उन्हें भूगोल का जनक कहा जाता है। अब ये भूगोल का जनक हिकेटियस को ही क्यों कहा जाता है, किसी अन्य को क्यों नहीं कहा जाता है? तो इसका एक कारण है कि विश्व के अंदर जो भी भौगोलिक ज्ञान हमारे पास में उपलब्ध था, उसको इन्होंने बहुत ही व्यवस्थित रूप से एक क्रमबद्ध रूप दिया। इसीलिए इस ज्ञान को व्यवस्थित करने के कारण ही इन्हें हम भूगोल का जनक कहते हैं। स्ट्रेबो व उसके समकालीन रोमन भूगोलवेताओं ने मानव व उसकी प्रगति के स्तर पर भूपारिस्थितिकीय स्वरूप के प्रभाव को स्पष्ट किया। अब यहाँ एक स्ट्रेबो नाम का एक भूगोलवेता हमारे सामने आता है।
तो इसका जो एक एक इनके साथ में स्ट्रेबो के समकालीन यानी उनके साथ साथ में एक रोमन भूगोलवेता भी था, जिन इन दोनों ने मिलकर मानव और उसकी प्रगति के स्तर पर भूपारिस्थितिकीय स्वरूपों के प्रभाव को स्पष्ट किया। यानी मानव जो प्रगति कर रहा है उस प्रगति का इस भूपारिस्थितिकीय स्वरूप पर यानी इस उपलब्ध प्राकृतिक वातावरण के ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है, ये स्ट्रेबो और एक रोमन भूगोलवेता ने स्पष्ट किया था।